किसी भी चीज़ को लेकर देखा जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज का टॉपिक भी था डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। आपको कौन सी मार्केटिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है? मेरे को पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो तो डिजिटल मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं हायर कर सकते ना, अफोर्ड कर सकते। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा सा फंड ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप रीच आपका ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि आज का टॉपिक था ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डिजिटल मार्केट, तो दोनों में दोनों को मैनेज करके, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर, दोनों को मेंटेन करके कैसे चलना चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। थियोरेटिकल हमारे टीचर्स तो हम पढ़ा दिया, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखेंगे तो रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है वो नहीं समझ में आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन सिस्टम टू इंक्लूड, टू कंबाइन बोथ द एस्पेक्ट्स। तो इमोशनली बच्चों को स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी परवरिश तो थोड़ी घर से होनी चाहिए। अगर घर से थोड़ा मोहल्ले आसपास, और कई बार बच्चे को कैसा सपोर्ट सिस्टम मिला है, दोस्त यार कैसे, इन सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो ये कि जिन चीज़ों को हम ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया के बीच की लड़ाई देख रहे हैं, ये बहुत हद तक प्रतिस्पर्धा होते हुए भी बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है कि जितना एक्सपोजर प्रैक्टिकल होए, जितने वो लीडर्स को मिले, तो बच्चे उत्साहित भी होते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी, तजुर्बा भी मिलता है और उनको पता चलता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। और आपने भी देखा कि बच्चों के क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी करंटली मार्केट की नीड है। जो डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि भिलाई टाइम्स भी काफ़ी अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग में आगे है, जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया में एक चेंज लेके आया। इस वक्त हम मौजूद हैं के मोदी यूनिवर्सिटी में, जहां पर प्रेजेंट ने 2.0 जैसे नाम के इवेंट का शुरुआत की गई। आज उसका पहला दिन था। इसमें टॉपिक रखा गया था डिजिटल मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो उसको लेकर स्टूडेंट को ब्रीफ करने के लिए मीडिया से एक्सपर्टीज़ आए थे, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वो आए थे और स्टूडेंट से मिले, 1-to-1 किया, इंटरेक्शन हुआ। क्या कुछ स्टूडेंट्स को सीखने मिला और कितना प्रॉफिटेबल है ये जानेंगे स्टूडेंट्स से। आपका नाम? मेरा नाम है प्रखर। मैं MBA फर्स्ट ईयर का हूँ और मेरा ऐसा है कि हम एज एन MBA हम ये चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट से बात कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें कि एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। मेरा खुद का स्टार्टअप है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि जो ये सारे एक टाइम पे स्टार्टअप होंगे वो कैसे ग्रो किए, और मैं खुद एज अ स्टार्टअप कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों के कारण मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला, मेरे कनेक्ट्स बढ़े हैं यहाँ पे। तो ये था मेरा फीडबैक। किसी भी चीज़ को लेकर देखा जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज का टॉपिक भी था डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। आपको कौन सी मार्केटिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है? मेरे को पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है बिकॉज आज के डेट में हम सारे, इवन आप भी, सब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर कोई चलाता है, और एक ही चीज़ अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी दिख रही है, यूट्यूब पे भी दिख रही है, फेसबुक पे भी दिख रही है, तो मैं सोचूंगा कि ये चीज़ है क्या, तो मैं उस पर विचार करूँगा, मैं उस पर विमर्श करूँगा। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग मेरे को इम्पैक्टफुल लगता है। आपका नाम? मेरा नाम प्राप्ति चंद्राकर है और मैं अभी MBA बैच 2023 से हूँ। इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है कि हमारे जो टीचर्स हमको बताते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और जो हमारे एक्सपर्ट से बात करके हमें पता चलता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जो हमारे टीचर्स बताते हैं वो अपने एक थ्योरेटिकल नॉलेज से बताते हैं, बट जो हमारे एक्सपर्टीज़ बताते हैं वो हमें पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज से बताते हैं। तो जो जितना भी इन्होंने हमें बताया कि कौन बूम है, कौन मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा बूम है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो तो डिजिटल मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं हायर कर सकते ना, अफोर्ड कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल थी, क्योंकि हम भी है जो मतलब हमारे माइंड्स में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं एज अ स्टार्टअप। तो बीइंग फॉर एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ स्टार्टअप, इट इज़ गुड ऑफ बीइंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग। सो जब इस इवेंट के बारे में पता चला होगा तो एक मन में सवाल आने शुरू हो गए होंगे कि हाँ, एक्सपर्ट आएंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे, तो आज उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे से जवाब मिले, और मतलब जवाब से भी बहुत सारे जवाब निकलते हैं ना, तो उन सारे जवाबों के मतलब एकदम सवाल मिलकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा कुछ पहली बार हुआ। और जैसे सर ने कहा कि जैसे शार्क टैंक होता है तो वो बाहर जगह होता है, तो हर कोई बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या होगा। तो हमारे फैकल्टीज़ और हमारे जितने एक्सपर्टीज़ थे उन सब ने मिल के एक मतलब एक ऐसा काइंड ऑफ फोरम बनाने का सोचा है। तो वो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी, और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं जिनके मन में बिज़नेस आइडियाज़ हैं बट वो उसे आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हुआ हम सब के लिए।
आपका नाम? पीयूष। आप भी एमबीए के स्टूडेंट? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आता है वो हाउ टू स्टार्ट, और फंडिंग। उस चीज़ को लेकर कैसे आप लोग डील करते हैं और क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे तो ये सीखने मिला कि अभी हम एक नया स्टार्टअप से शुरू कर रहे हैं ई लर्निंग के ऊपर। तो मुझे एक फ़ंड चाहिए रहता है, मतलब शुरुआत में हमें फ़ंड चाहिए रहता है। तो हमने इनसे सीखा कि गवर्नमेंट के थ्रू हम कहाँ से फंडिंग निकाल सकते हैं, वो सब सीखने को मिला। आज के सेशन में ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या चीज़ आपके काम की थी, जो मन में आपके सवाल थे वो क्या क्लियर हुए और आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना हेल्प करने वाले हैं? अच्छा, तो मुझे ये सीखने मिला कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस पता लगने के लिए मिला। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा सा फंड ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप रीच आपका ज़्यादा हो सकता है। तो ये था। तो आज का ये इवेंट फ़िलहाल तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि और भी जो एक्सपर्टीज़ आए थे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि 2 दिन का इवेंट है। आज का जो टॉपिक था वो था डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके बारे में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्सपर्टीज़ से बात करते हैं और चांसलर मैम है, वाइस चांसलर मैम है, दोनों से बात करेंगे कि इस इवेंट को लाने के लिए पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहाँ से है। प्रॉजेनी 2.0 में हमारे साथ डॉक्टर राठौर मौजूद हैं क्योंकि बच्चों से 1 to 1 भी हुआ, इंटरेक्शन हुआ। क्या कुछ एक्सपीरियंस है इनसे जानना चाहेंगे। सर, एक समय था जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, उस साइड बैठा करते थे, आज सामने हैं और उन्हीं बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, एक गाइडलाइंस दे रहे हैं। दोनों में कितना फ़र्क है? नंबर वन, एक तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बिकॉज़ ये हम इवेंट्स यूजुअली करते नहीं हैं, पर जब हम करते हैं तो मेन पर्पस इसका होता है कि हम उनको जितना एजुकेट कर पाएँ, फ्यूचर प्रूफ कर पाएँ, वो उसका है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ जो भी इंसाइट्स हम दे सके उनको फ्यूचर के लिए काफ़ी काम आएंगे। एंड ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था एंड हम भी कुछ सीख के जा रहे हैं। तो हम जब कुछ सीख के जाते हैं तो हमेशा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। फिर सर, एजुकेशन को देखें तो पहले के टाइम में एक सिर्फ किताबी ज्ञान हुआ करते थे, मगर आज के टाइम में देखा जाता है कि एक उस फील्ड के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, बच्चों से मिलवाया जाता है ताकि ओवरऑल फील्ड में चल क्या रहा है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, उस चीज़ को जानने की कोशिश की जाती है। तो ये थीम आपको कैसा लगता है और आज बच्चों से जब 1 to 1 हुआ तो कैसा लगा कि इस इंस्टीट्यूट में, इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? आई थिंक ये जो यूनिवर्सिटी कर रही के मोदी यूनिवर्सिटी, ये चीज़ सभी यूनिवर्सिटी को करना चाहिए, बिकॉज जब तक हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे, जब तक हम उनको बुक से बाहर ला के रियल वर्ल्ड में नहीं लाएंगे, तब तक उनकी फ्यूचर अच्छा उनके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। एंड हम लोग तो बहुत बार बोलते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ यूट्यूब यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये सब वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। तो हमको उनको बुक से बाहर लाना है एंड रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लाना है ताकि वो और सीख पाएँ। एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, जैसे कि आज का टॉपिक था ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डिजिटल मार्केट, तो दोनों में दोनों को मैनेज करके, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर, दोनों को मेंटेन करके कैसे चलना चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स? बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन से ऑडियंस या कौन से कस्टमर्स आपके पास आना चाहते हैं। तो जो स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए वो उस पे बेस्ड होनी चाहिए। वो डिजिटल मीडिया भी हो सकता है, वो ट्रेडिशनल मीडिया भी हो सकता है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हमेशा बेटर होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि कितना एक्सपेंडिचर्स करने हैं, क्या ग्रोथ चाहते हैं, कितना टाइम लाइन है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। बट अभी प्रेजेंस में और फ्यूचर में प्रॉब्ली डिजिटल मीडिया थोड़ा सा एक एज ले लेगा, बिकॉज सब कुछ डिजिटल आ रहा है। इवन न्यूज़पेपर्स भी अब डिजिटल आ रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्ली डिजिटल मीडिया हैज़ एन एज। हमारे साथ मैम सीए दिव्या रतानी मैम है। मैम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से आप लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को एक्सपर्टीज से मिलवाना और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करवाना? दो चीज़ें होती है पढ़ाई में, दो पहलू होते हैं। एक होता है थियोरेटिकल अप्रोच जो उनको कॉलेजेस और स्कूल्स में मिलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए उसके लिए जो एक्चुअली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आता है। तो एवरी करिकुलम शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच। तो थियोरेटिकल हमारे टीचर्स तो हम पढ़ा दिया, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखेंगे तो रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है वो नहीं समझ में आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन सिस्टम टू कंबाइन बोथ द एस्पेक्ट्स। जो थियोरेटिकल है वो तो है ही, साथ में प्रैक्टिकल को भी कंबाइन करना है। वो मिलेगा कैसे? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। हमारे साथ गौरव सर भी मौजूद हैं। सर, आपसे यही चीज़ जानना चाहूँगा जो मैंने लगभग सभी एक्सपर्टीज से यही सवाल किया। जब हम स्टूडेंट रहते हैं, इस साइड बैठते हैं, तब एक मन में रहता है कि यार हम सामने वाले को क्यों सुने,
हर स्टूडेंट के मन में रहता है, बट एक्सपर्ट को सुनना कितना इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को मिलती है एक्सपर्ट से। हाँ, आपने देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कोई सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बन के आए हुए हैं उनको सुनने में बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है कि वो एक्सपर्ट इसीलिए बना है कि जब आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपका एक्सपोजर हो सकता है कम हो, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो, या आपने दुनिया अभी थोड़ी सी कम देखी हुई है जहाँ तक है। बट एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट इसलिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। कई बार एक्सपर्ट्स को सुनना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक्सपर्ट ने बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आगे आते तक। उसने भी बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे मिस्टेक्स किए हैं जिसके बाद उसकी लर्निंग तैयार होती है और फिर उसे फील होता है कि क्या चीज़ें काम कर सकती हैं और क्या नहीं करती हैं। तो इससे अगर कई बार स्टूडेंट्स, हर बार ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट इससे कनेक्ट करें, बट बहुत गुंजाइश रहती है कि अच्छे स्पीकर, अच्छे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को जब स्टूडेंट सुनते हैं तो उनको भी अपने लाइफ के लिए एक नया तरीका, नया टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ इस तरीके से मिलता है। हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी को अगर हमने सुना तो हम इंस्पायर हो जाते हैं उनसे, कि कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ऐसा ही बनना है, और कई बार ये भी लगता है कि ये जो इंडस्ट्री में जिस तरीके का काम कर रहे हैं शायद मैं भी उधर अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो मुझे भी वो ठीक लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पैनल डिस्कशन में इस तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ बात करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए काफ़ी लर्निंग होती है इससे। सर, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक आए होंगे जहाँ इंसान को लगता है कि नहीं यार अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के स्टूडेंट बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, और कई सारे सुसाइड जैसे केसेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो उससे कैसे लर्न करें, उससे कैसे आगे बढ़ें कि हमको ये सब चीज़ें ना हो। देखिए, पहला तो मैं बहुत ज़्यादा इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि आजकल के स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं। अगर ऐसा हम लोग कहेंगे तो कई बार गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। मतलब एक होता है इमोशनल क्वोशेंट, एक पार्ट है, एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलते हैं उसे। तो इमोशनली बच्चों को स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी परवरिश तो थोड़ी घर से होनी चाहिए। अगर घर से थोड़ा मोहल्ले आसपास, और कई बार बच्चे को कैसा सपोर्ट सिस्टम मिला है, दोस्त यार कैसे, इन सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर इमोशनली स्ट्रांग है वो बच्चा तो ये जो आपने बात कही सुसाइड या इस टाइप की चीज़ों पे, उसने घातक कदम वो नहीं उठाएगा, तो थोड़ा वो बचेगा। और रही बात आपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में पूछा, तो मुझे लगता है कि टफ़ अप एंड डाउन सबके साथ चलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल के वक्त सबके साथ आते हैं। हमेशा अपने ऊपर भरोसा अगर रखे आदमी और बोले कि अगर वो किसी को मानता है, अगर किसी ईश्वर को मानता है तो अपने भगवान को माने, अपनी मेहनत को माने, अपने आप को थोड़ा सा एक पोटेंशियल वो अगर ध्यान में रखता है कि अगर उसके अंदर है और वो एक दिन जो चाहता है वहाँ तक पहुँच सकता है, तो वो विश्वास उसको कहीं ना कहीं। और देखिए, एक लास्ट जो मुझे आपकी पॉइंट, ये बात करते ही मुझे ध्यान आ रहा है, पहले वो नहीं था। कई बार जब हम ये सोच पाते हैं कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब कुछ नहीं बचा, और इतनी निराशा हो जाती है कि हमको लगता है कि यार यहाँ तो फिर अब अपने आप को ख़त्म करना ही सबसे आखिरी उपाय है। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी एक और रास्ता और बचा हुआ होता है। हम शायद उधर देख नहीं पाते हैं, हम अपने उदासी में, अपने निराशा में उस रास्ते को या उस तरीके को हम लोग कई बार एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो हमें वो देखना चाहिए। आमतौर पर ये जो आपने सवाल पूछा है वो कोटा राजस्थान को लेकर के आजकल बहुत चल रहा है तो क्या वो बच्चे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जाएंगे, क्या वो कोई दूसरी बीएससी करके या बीकॉम करके या कोई और करके बहुत सारे स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। और आजकल तो इस तरीके से भी चीज़ें, करियर आगे बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये एक्सप्लोर करवाना कि भाई यही सब कुछ नहीं है। एक MBBS की सीट, एक इंजीनियरिंग या IIT की सीट ही सबसे बड़ी होती है, ये सोचने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना ये सोसाइटी की तरफ से जाए, ना ये पेरेंट्स की तरफ से जाए, टीचर्स, स्कूल, जो भी लोग हैं ये सब समझे, और बच्चों को भी इस बात पे इम्प्लीमेंट करना है। उनको भी इस बात पे निश्चिंत रहना है कि यही सब कुछ अंत नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई एक और रास्ता तैयार रहता है। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आज का टॉपिक सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया पे था। तो सोशल मीडिया जिस तरीके से हावी हो रहा है, इस बीच में ट्रेडिशनल मीडिया की जगह कहाँ है और वो आगे कब तक सर्वाइव करने वाला, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी? देखिए, आपका सवाल थोड़ा ट्रिकी है। मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंपल आंसर करने का। पहली बात तो ये कि जिन चीज़ों को हम ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया के बीच की लड़ाई देख रहे हैं, ये बहुत हद तक प्रतिस्पर्धा होते हुए भी बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है, क्योंकि जब 360 डिग्री मार्केटिंग की बात होती है तो उसमें ट्रेडिशनल और सोशल दोनों आ जाते हैं। पहली बात तो ये हुई। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है,
कुछ जगहों पे जाने के बाद सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशन आ जाती है और कुछ जगह में ट्रेडिशनल की आ जाती है। सोशल मीडिया आज की डेट में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इम्पैक्ट उसका फटाक से पड़ता है और आप तुरंत उसको जज कर सकते हैं, तुरंत उसके रिजल्ट्स मैनेज कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि ट्रेडिशनल कब तक बचा रहेगा या बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केटिंग की दुनिया है, मार्केटिंग हमेशा बचा रहेगा। आज जिस चीज़ को आप सोशल समझ रहे हैं, जो लेटेस्ट समझ रहे हैं, आज से 10 साल बाद यही ट्रेडिशनल हो जाएगा, कुछ और चीज़ नहीं हो जाएगी। तो हमेशा ये एक डायनेमिक है, ये बदलता रहता है। आप पहले आउटडोर होर्डिंग देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन अब वो आउटडोर होर्डिंग LED स्क्रीन में बदलने लग रही है, तो होर्डिंग का ही तरीका बदल गया। तो इसलिए चीज़ें या प्लेटफॉर्म अपने तरीके से इवॉल्व होगा और मार्केटिंग पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं मगर चीज़ें वही चीज़ें रहेंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे साथ के मोदी यूनिवर्सिटी के चांसलर मैम भी मौजूद है। मैम, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एक्सपर्टीज से मिलाने का, फील्ड नॉलेज वाले एक्सपर्ट से मिलाने का? बहुत इम्पोर्टेंस है। यही हम चाहते हैं क्योंकि हमारी करियर यूनिवर्सिटी है कि जितना एक्सपोजर प्रैक्टिकल होए, जितने वो लीडर्स को मिले, तो बच्चे उत्साहित भी होते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी, तजुर्बा भी मिलता है और उनको पता चलता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। नहीं तो बच्चों सोचते हैं कि पता नहीं, या तो बहुत मुश्किल है या तो वो अटेम्प्ट भी नहीं करते कई बार। इसको उनको लगता है कि भाई एक्सपर्ट से सुनते हैं तो ये लोग भी ऐसी जर्नी से गुजरे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं जो, कई ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो अपने सवाल सामने नहीं ला पाते, मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं मगर उनको सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। वैसे स्टूडेंट को किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करना चाहिए? हाँ जी, देखिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। और क्या है कि हमारी क्लासरूम में कुल 30 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, और उनको ज़रूरी से बात करनी ही पड़ती है क्योंकि आधे टाइम स्टूडेंट्स को अपना प्रेजेंटेशन करना होता है हर एक क्लास में। तो उससे धीरे धीरे वो, अगर आप सोचें कि 3 साल उनको क्लासेस करनी है तो तजुर्बा हो ही जाता है। और जैसे आज का इवेंट देखें तो हम उनसे बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बोलना तो पड़ेगा ही, तो शायद कुछ झिझक जाए कि पहली इवेंट में नहीं बोले पर नेक्स्ट टाइम, और हम देखते हैं हाँ नेक्स्ट में वो फिर बोलते हैं अच्छा कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम बोल ही सकते हैं। मतलब ये माना जा सकता है कि के मोदी यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से फोकस इस बात पे करता है कि बच्चे अपना सवाल खुद उठकर सामने कर सकें। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनको एकदम कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनानी है कि भैया आप देश की आप ज्वेल हो और आप कुछ भी कर सकते हो, तो पूरे विदेश देश में तो अपना नाम करना ही है। तो यही हमारी उम्मीद है इन बच्चों से कि ये नाम पूरी देश का ही रोशन करेंगे, कुल के मोदी यूनिवर्सिटी का ही नहीं। देश का करेंगे तो के मोदी यूनिवर्सिटी का अपने आप नाम रोशन हो जाएगा। तो हमारे साथ चांसलर मैम थी जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि बच्चों को किस प्रकार से डील करना चाहिए, किस तरीके से अपने जो फेलियर है उससे डील करके आगे आना चाहिए। हमारे साथ के मोदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैम भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो इवेंट आज हुआ है उसके पीछे का मेन पर्पस क्या है। मैम, आज बच्चों के लिए इतना खूबसूरत इवेंट रखा गया था, इसके पीछे का मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स रियल लाइफ में अपने रोल मॉडल्स को देखें, समझें कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उनके करियर प्रॉस्पेक्ट के लिए। प्रजन्या मीन्स इट्स अ संस्कृत वर्ड जो हम कहते हैं कि वो नॉलेज की वर्षा है। सो हम बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो MBA के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, बिकॉज MBA इज़ नॉट जस्ट कि हम उन्हें सिर्फ पढ़ाएं, बट इट इज़ मोर अबाउट द स्किल्स एंड इट इज़ मोर अबाउट द एटीट्यूड। तो वो बच्चे अपने रोल मॉडल्स को देखकर ही समझ पाते हैं। सो वी ऑल्सो हैव द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई थिंक ही विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द सेम। ओवर टू यू सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि एक्सपर्ट्स आते हैं और बच्चे जब उनसे डायरेक्टली 1-to-1 करते हैं, डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पूछते हैं, तो वो कितना हेल्पफुल होता है एजुकेशन एकेडमिक सेशन के साथ साथ। एक्चुअली जब आपको कोई भी आपका रोल मॉडल अपनी रियल टाइम स्टोरी बताता है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ें बच्चे किताबों में पढ़ते हैं या लेक्चर से सुनते हैं उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा पड़ता है। बट आपका रोल मॉडल जिसका आप सोशल पेज देख रहे हो, यूट्यूब हिट्स देख रहे हो, लाइक्स देख रहे हो, और वो इतना पॉपुलर है और आपके सामने आके बोलता है कि आप ये स्ट्रैटेजीज़ लो, तो उसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो उसको अपने रोल मॉडल की तरफ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के और भी टीम मेंबर्स मौजूद है जिन्होंने साथ मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है। मैम,
एक दिन का इवेंट तो खत्म हो गया, आज क्या कुछ हुआ और कल क्या कुछ होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए? सर, जैसा कि आपको पता है कि इस इवेंट का नाम है प्रजन्या, और आज का जो टॉपिक था, जो थीम था, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था। कल जो होने वाला है दूसरा दिन, वो होगा यंग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, प्रजन्या ही होगा 2.0। सो आज जो था उसमें हमने डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स, मार्केटिंग से जो जुड़े हुए एंटरप्राइजेस जिनके हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको इनवाइट किया था। बेसिकली वो हमारे जो यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो MBA के बच्चे हैं या मैनेजमेंट के बच्चे हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम देने के लिए कि वो आगे जाके अगर कोई कंपनी में या कॉर्पोरेट में या अपना आगे बिजनेस करते हैं, तो उनको किस तरह के फॉर्मूलाज, किस तरह की स्ट्रैटेजीज, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए किसी एक सोर्स को बढ़ा के एक बड़ा बिल्डअप करने के लिए। तो आज हमने उन डिग्निटरीज़ को इनवाइट किया था। वो डिफरेंट एरियाज से थे, एक्सपर्टीज़ थे, तो उन्होंने हेल्प किया और देयर वाज अ क्वेश्चन आंसर राउंड। पहले उन्होंने अपने बारे में बताया और हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए और फिर हमने हाउस ओपन किया स्टूडेंट्स के लिए, तो उनकी क्वेरीज उन्होंने सॉल्व की। मैम, जैसा हम देख पा रहे थे कि आप भी जो एक्सपर्टीज़ आए थे, उनसे क्वेरीज थी बच्चों को लेकर, बच्चों से रिलेटेड, क्या कुछ सवालात हुए और कैसे जवाब मिले, किस टाइप का रिस्पॉन्स था? हमने बेसिकली जो सवाल किए थे वो ऐसे थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो अभी MBA में हैं और वो आगे चल के या तो बिज़नेस करेंगे या तो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतरेंगे। तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया ये इसलिए था कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सो दैट बच्चे उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आगे चल के वो प्रैक्टिस कर पाए। और जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड थे वो ओपन सारे स्टूडेंट्स के लिए था, ताकि वो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकें। अगर उन्हें लगता है कि उन किसी एक एक्सपर्ट के थ्रू उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो दैट विल बी ग्रेटफुल फॉर अस एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे साथ और भी फैकल्टी मौजूद हैं। सर, स्टूडेंट लाइफ में जब हम स्टूडेंट होते हैं तो सामने जब हमारे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उनको ध्यान से सुने और उनसे लर्निंग जो मिल सके वो लेनी चाहिए? सर, इग्नोर तो हम करते थे, बट आज का जो जनरेशन है वो इग्नोर पे नहीं टिका है, वो अब नॉलेज को खोदने पे आ गया है। वो मतलब उनको ये मौके चाहिए कि ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे मार्केट के जो किंग है, वो जब उनके सामने मिलते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। और आपने भी देखा कि बच्चों के क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी करंटली मार्केट की नीड है, जो डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि भिलाई टाइम्स भी काफ़ी अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग में आगे है। जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया में एक चेंज लेके आया ट्रेडिशनल से डिजिटल में, तो उसी तरीके से बच्चे भी, अब जो स्टूडेंट्स खासकर MBA के हैं, BBA के, वो भी देख रहे हैं कि कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग इम्पोर्टेंस रखता है आज के दौर पे, और उसको ओवरलैप करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक अलग रोल है। दोनों मार्केटिंग ज़रूरी है, बट एक कम टाइम में सबसे ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए, सबसे ज़्यादा मार्केट या सबसे ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो एक सेशन जो हमने आज पैनल डिस्कशन इस बारे में रखा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरा भी पर्सनल इसमें काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। बच्चों की भी फीडबैक हमने लिए, खासकर जो गेस्ट हमारे आए थे पैनल में, वो भी बार बार चाह रहे हैं कि ये पैनल डिस्कशन अब हम हर साल कंटिन्यूएशन में रखते जाएँ। तो आज हमने KK मोदी यूनिवर्सिटी में जो इवेंट था प्रजन्य, उसमें क्या कुछ हुआ, कौन कौन एक्सपर्टीज़ आए थे, उसने बच्चों से क्या क्या चीज़ें शेयर की और बच्चों ने खुल के जो सवाल किए, सारी चीज़ें आपको बताई। और भी बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सोशल मीडिया आपको 24/7 engagement चाहिए रहती है, और मेरी दोस्त भी यहाँ पे श्वेता है, तो एक और रीज़न मिल गया मुझे कि आना ही है। तो गवर्नमेंट में अब तक ये होता था, व्हाट बेसिकली वी डू, जैसे एक टारगेट ऑडियंस वाली अभी एक पैनलिस्ट में बात कर रहे थे, एक रूरल है, सबर्ब्स है, अर्बन एरिया है, ऐसे ही एज ग्रुप्स हैं, महिलाएं हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको टारगेट करना पड़ता है। What we realized, मतलब इतने सालों में, पिछले 5-6 सालों से डिजिटल मीडिया का क्रेज काफ़ी बड़ा है गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट के टाइम से शुरू हो गया था। हम ये महसूस कर रहे थे कि जब से मोबाइल आया बच्चों के हाथ में, स्पेशली हमारा डिजिटल मार्केट और डिजिटल मीडिया में और सोशल मीडिया में आने का बड़ा रीज़न ये था कि हमारा जो यूथ है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मीडिया से दूर हो रहा था। उसके हाथ में मोबाइल है, और एक प्रोग्राम में मैं पिछले साल गई थी, तो रील वाला यूथ है। इनफैक्ट चेतन भगत जी से एक परिचर्चा के दौरान मैंने सुना था कि आजकल रील वाला क्राउड है, रील देखिए होते हैं।
तो हमने ये सोचा, मतलब सिंस 1 साल से मैं सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस में, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का सोशल मीडिया देखती हूँ एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस का। तो हमने ये रियलाइज किया कि यूथ को जोड़ना है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मल सबकी बातें अगर आप सुनेंगे, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार देखिए रोड पे गड्ढे हैं, सरकार कुछ नहीं करती। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम्हारा सीएम क्या करता है, रोड पे गाय बैठी रहती है, तुम्हारा सीएम क्या करता है? सीएम की गाय तो नहीं है, गाय हम ही लोगों की है। रोड में कचरा है, हमारी सरकार कुछ नहीं करती। तो हम सबके पास ये कहते हैं ना कि रास्ते का पत्थर मार के चले जाओ, तो सरकार को रास्ते का पत्थर बन गई और बहुत कुछ करती है सरकार जो लोगों को पता नहीं। एक जब मैंने पहला इन्फ्लुएंसर मीटअप कराया था और आदर्श भी वहाँ पे थे, तो हमने यूथ से आइडिया लिया कि भाई आपको कौन सी भाषा में हम समझाएं कि सरकार आपके लिए कितना कुछ करती है। यूथ से हमने आइडिया लिया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला भी, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बहुत बड़ी स्तर पे युवाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित कर, चाहे वो रील का हो, चाहे कोई फूड लवर्स हो। आदर्श का तो ये मैंने देखा दिल्ली बॉम्बे से, तो यहाँ पे आता है पहले उसको कांटेक्ट करता है कि भाई खाना खाने जाए, ये उनका लेवल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। तो हमने इनसे आइडियाज लिए कि कैसे हम यूथ तक पहुँचे। और कई बार यूथ भी है ना, हमारी यूथ के साथ ये कि हम नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमने उस चीज़ पे भी उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि भाई सरकार आपके लिए क्या क्या करती है और आपको और लोगों को बताना है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे कोविड का एक दौर आया, जिस वक्त सबसे ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन के लिए कहाँ पे जाना है, और अगर कोई र्यूमर फैल रहा है उसको कैसे स्टॉप करना है। तो इस दौरान हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। सेम यही मॉडल फिर हमने स्टेट में अपनाया कि स्कीम्स जो है, यूथ के लिए स्कीम्स है, महिलाओं के लिए स्कीम्स है, बुजुर्गों के लिए स्कीम्स है, और हर एक को आप देखिए इंस्टाग्राम पे एक लेबर क्लास का बच्चा भी वीडियो बना के डाल रहा होता है। देखेंगे एक डांस ग्रुप है जो कि में बच्चियाँ बहुत खूबसूरत डांस करती हैं, दे आर ऑल्सो इन इंस्टाग्राम, दे आर ऑल्सो इन यूट्यूब। तो एक बहुत बड़ा एक दुनिया की बता ली है युवाओं ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। बट इसका मतलब ये नहीं है, हमारे 3-4 घंटे फील्ड पब्लिसिटी हमारा है, प्रिंट मीडिया भी हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करते हैं। तो भी हमें वेरी मतलब कि हमारा सोशल मीडिया का बजट सबसे कम है, हमारे पास 20 करोड़ का बजट है सोशल मीडिया में। फिर भी मुझे इस बात की खुशी होती है पिछले 1-1.5 साल में दूसरे राज्य के लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया का काम देखा। और मैं खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन देने के लिए गई थी कि छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया क्योंकि अच्छा बन रहा है। और पिछले 1.5 साल के बाद आइडिया ये जो हमने बदलाव लाया, युवाओं से आइडिया लिया, 24/7 एकदम मशीनरी लगा दी, खुद एक ओनरशिप ले कि भाई मेरी सरकार है, ये तो मेरा पेज है। द बेस्ट थिंग जब आप सरकार के साथ काम करते हैं, तो लोग सोचते हैं ना सरकारी काम में क्या है, जाने देना क्या जाता है। बट मेरे साथ ये कि पर्सनली अगर मुझे कोई चीज़ मिली है तो मैंने वो उसमें ओनरशिप ली। अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस का हैंडल मैं किसी भी तरह से जुड़ी हूँ तो उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। अगर कोई मदद मांग रहा है उस प्लेटफॉर्म में जाके, मुझे इलाज की ज़रूरत है या मुझे किसी योजना के तहत पैसा, तो ओनरशिप ली। साथ ही डिपार्टमेंट के लोगों से कांटेक्ट किया, जैसे गौरव को एक बार परेशान की, ये वाला गलत पोस्ट हो गया, ठीक करो। तो वो सरकारी करण लोग ऐसे सोचते थे कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार में कोई सोचता नहीं, उस टैबू को एक तरीके से मुझे हटाना, तो मैंने खुद के लिए एक टारगेट लिया था। तो आज जो मैं महसूस करती हूँ इतनी सब चीज़ें और एफर्ट डालने के बाद, मैक्सिमम इंडिया के सारे स्टेट के सीएमओ आज सीएमओ छत्तीसगढ़ को फॉलो करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं और हमारा मॉडल पूछते हैं। सबसे पहले हमने इन्फ्लुएंसर मीटअप मेरे ख्याल से अप्रैल में करवाया था आदर्श, एमपी की गवर्नमेंट मीटअप करवा रही है। अब तो पता चला वर्क ऑर्डर भी उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को कि आप प्रचार प्रसार कीजिए। राजस्थान की गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया, हमने यूट्यूबर पॉलिसी लॉन्च करी, राजस्थान गवर्नमेंट को बताया, राजस्थान गवर्नमेंट ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके लिए पॉलिसीज लॉन्च कर दी। मतलब हमारे विजिट का इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ मुख्यमंत्री जी पे। तो ये सब चीज़ें फील करके और महसूस करके और बहुत प्राउड फील होता है कि छत्तीसगढ़ के साथ छोटा सा स्टेट, बहुत पहले लोग मानते थे कि बहुत पिछड़े लोग हैं। इनफैक्ट अभी भी दिल्ली या किसी दूसरे स्टेट में आप जाते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो एक पिछड़े वाली इमेज थी, उसको हमने अगर दूर किया है तो उसमें सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया, आप दिल्ली के लोग ये पूछते हैं कि अच्छा आपके छत्तीसगढ़ में तो यूट्यूबर विलेज है,
तो वो भी जब हमने इन्फ्लुएंसर मीटअप कराया, बच्चों से मिले, तुलसी गांव है, अब वहाँ पे स्टूडियो बन गया हमर फ्लिक्स नाम का, जिला प्रशासन ने इंटरेस्ट लिया। ये सब एक छोटे से आइडिया से पैदा हुई चीज़ें हैं। पिछले साल तक तुलसी गांव के लोग वीडियोस बनाते थे, बीन छत्तीसगढ़ उनका पेज था। They came to us and सडनली हमारे कमिश्नर सर को, दीपांशु काबरा सर को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, यार पूरा गांव ही यूट्यूबर है। जया वर्मा ने सिर्फ एक लाइन कही थी, सर हमारा पूरा गांव ही यूट्यूबर है। And that one line catches कि क्या बात है, इससे अच्छी ब्रांडिंग क्या हो सकती है स्टेट के लिए। उसके बाद व्हाट चेंज आई कैन नोटिस, मेरा दोस्त दिल्ली से आया, लैंड किया, मैं उससे करने गई थी, मैंने पेपर में पढ़ा यार तुम्हारे यहाँ तो यूट्यूबर विलेज है। मैंने हाँ तुम्हें पता चल गया, मतलब यार डूइंग गुड। और फिर आए हम लोग रिसर्च के लिए वहाँ पे गए, और प्रॉब्लम ये हो गया है तुलसी गाँव वालों के साथ कि बस इंटरव्यूज लेने में उनका टाइम बीत रहा है बेचारों का, और कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो जब उस कंप्लेनिंग नाम आपने कुछ ज़्यादा ही फेमस कर दिया हमारा गाँव पीपली लाइफ वाला जो गाँव होता है ना, वो गाँव बन गया है। तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अभी भी आप अगर देखें तो ट्रेडिशनल मीडिया का भी उतना ही महत्व है। एक अभी भी गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए जो नाचा दल होते हैं, जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होते हैं, नाचा कमर वाली, उन सब चीज़ों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसी स्कीम को लेके हम बात करते हैं तो उनके लिए एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और वो चीज़ों को समझ भी जाते हैं। तो फील्ड पब्लिसिटी में वो इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग जैसे आप देखते हैं, कुछ बहुत कैची लाइन्स हमने पिछले साल 2 दूनी 4, जब सरकार ने गोबर के साथ साथ गोमूत्र की खरीदी भी शुरू की, दुगना फायदा हमको दिखाना था, तो सडनली एक लाइन दिमाग में आई हमारे लोगों की कि 2 दूनी 4 दुगना फायदा, तो दैट कैचेस। ऐसे ही आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी गाय के अराउंड, तो इकोनॉमी एक टर्म आया जो हमने काफ़ी नेशनल लेवल पे काफ़ी उस चीज़ों को प्रमोट किया। तो लोग अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव स्टेट है और रिसोर्सेज से तो है ही, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में लोगों को पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। नारी सशक्तिकरण एक योजना है, बच्चियों के लिए योजना है, मजदूर परिवार की बच्चियों के लिए एक योजना है जिनमें उनको पढ़ाई के लिए हेल्प मिलती है। कोविड के समय में कुछ स्कीम्स आई, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता इसका, या पेरेंट्स को नहीं पता होता समहाउ